गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 27 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला और इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करने वाला है? तो आंसर होगा हरियाणा। तो 2021 में जो आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे वो उसका चौथा संस्करण होगा, 4th एडिशन होगा और वो कहाँ पे होगा? वो हरियाणा में होगा, हरियाणा के पंचकुला में होगा वो, और ये 4th एडिशन है। तो इससे पहले के 3 एडिशन, पहला एडिशन आपको हुआ था 2018 में, कहाँ पे हुआ था? वो दिल्ली में हुआ था। दूसरा वाला 2019 में हुआ था पुणे महाराष्ट्र में। तीसरा वाला आपकी स्टार्टिंग में हुआ था जनवरी फरवरी में, हमने देखा था कहाँ पे? असम के गुवाहाटी में। और अगले साल जो होगा वो हरियाणा के पंचकुला में होगा। अच्छा, आप मुझे बताओ इस बार यानी कि 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो पहला संस्करण हुआ था कहाँ पे हुआ था? ये भुवनेश्वर में हुआ था, जिसमें टॉप पे रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी। अब बात हरियाणा की है तो ये रहा मैप में हरियाणा। कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। अच्छा, मनोहर लाल खट्टर जी ने एक बुक भी रिलीज की थी जिसका नाम है अ कॉमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981, जिसको लिखा किसने था? के खंडेलवाल ने लिखा था। उसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पे आउट रेटिंग्स 2019-20 में टॉप पे रहा था हरियाणा। हरियाणा सरकार ने छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। उसके अलावा हेल्प मी मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना भी लॉन्च की थी। उसके अलावा रीडिंग मिशन लॉन्च किया था बच्चों में रीडिंग हैबिट को डेवलप करने के लिए। और हरियाणा सरकार ने ही अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम स्वर्गवासीय सुषमा स्वराज जी के नाम पे रखा है। तो ये आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में जारी वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में भारत किस स्थान पे रहा है? सही उत्तर होगा तीसरे स्थान पे। तो अभी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट यानी कि वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन जारी किया और उसमें बताया है कि पिछले एक दशक में यानी कि 2010 से लेकर 2020 तक में वन क्षेत्रों में वृद्धि करने वाले टॉप 10 देशों में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हर 5 साल में ये मूल्यांकन करता है और इस बार की रिपोर्ट में इसने बताया कि भारत में ये जो वनों में वृद्धि हुई है यानी कि जो फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है वो परसेंट वाइज तो कितना बढ़ा है? 0.38% बढ़ा है, यानी कि 2,66,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है। ये हर साल का है। अच्छा, भारत तो तीसरे स्थान पर है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया किस देश में बढ़ा? ये हम बात कर रहे हैं 2010 से लेके 2020 तक की। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे रहा है चाइना, सेकंड पे है ऑस्ट्रेलिया और थर्ड नंबर पे है भारत। अब ये रिपोर्ट दी है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? रोम, इटली में मिलेगा। और इसके डायरेक्टर जनरल का क्या नाम है? क्यू डोंगू है। ये पिछले साल ही बने थे, क्यू डोंगू। अच्छा, फूड एग्रीकल्चर से एक और प्रश्न बनता है। पहले तो आप ये बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। और यहीं से प्रश्न बनता है आपका, वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को मनाते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं नेशनल फूड डे कब मनाते हैं तो बताओ। और अगर आप लोग डेली हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे जहाँ पे डेली मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट डेज का भी रिवीजन करवाता हूँ, तो कई बार मैं आपको वहां पे बता चुका हूँ और आपसे पूछ भी चुका हूँ। तो बताओ नेशनल फूड डे कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को मनाते हैं। ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में जारी सबसे अधिक सर्वेक्षण वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर टॉप पे रहा है? तो आंसर होगा ताइवान। ये चाइना का है। तो अभी ब्रिटेन में स्थित टेक्नोलॉजी रिसर्च फर्म कंपेरीटेक ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें बताया है कि 1000 लोगों पर 119 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसके साथ चाइना का ताइवान टॉप पर है। और सेकंड पे कौन है? सेकंड पे है चाइना का वुशी। 1000 लोगों के लिए 92 सीसीटीवी कैमरों के साथ चाइना का वुशी दूसरे स्थान पर है। उसके बाद लंदन, ये 1000 लोगों पर 67 कैमरों के साथ तीसरे स्थान पर है। अच्छा, क्या भारत से भी कोई शहर है क्या? जी हाँ, है। भारत का हैदराबाद 1000 लोगों के लिए 29 कैमरों के साथ ये 16वें स्थान पर है। और इस लिस्ट में टॉप 20 में ये एकमात्र भारतीय शहर है। उसके ऊपर चलेंगे तो चेन्नई 21 नंबर पे आएगा और दिल्ली 33 नंबर पे आएगा। तो हैदराबाद 16वें स्थान पर है और टॉप पे है चाइना का ताइवान। बढ़ते हैं आगे। फिर है कौन सा देश विश्व की पहली डबल कंटेनर इलेक्ट्रिक रेल लाइन टनल तैयार कर रहा है? तो आंसर होगा भारत। तो भारत दुनिया का पहला इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल बना रहा है डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन के लिए।
डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन तो समझ गए ना, डब्बे के ऊपर डब्बा जो होता है, डबल डेकर आप बोल दो। और इस टनल की जो लंबाई होगी वो है 1 किलोमीटर। ये हरियाणा में सोहना के पास अरावली हिल्स की पहाड़ियों के अंदर बनाया जा रहा है। और ये जो सुरंग होगी इतनी चौड़ी है, इतनी ऊंची है कि इसके अंदर से डबल डेकर की 2 मालगाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती हैं। और आपसे एग्जाम में इस सुरंग का आकार भी पूछा जा सकता है, तो डी शेप की है ये टनल। और ये जो टनल है ये हरियाणा के मेवात और गुरुग्राम जिले को जोड़ती है। अच्छा, रेलवे से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अच्छा, उससे पहले तो आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। बताओ भारतीय रेलवे कब तक अपने आप को इलेक्ट्रीफाइड कर लेगा? तो आंसर होगा 2030 तक। उसके अलावा याद रखना, भारत का पहला केबल रेल ब्रिज ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। इस ब्रिज का नाम है अंजी खड ब्रिज। ये कटरा और रियासी को जोड़ेगा और ब्रिज की लंबाई है 473.25 मीटर। और अभी भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी रेलगाड़ी चलाई थी जिसकी लंबाई थी 2.8 किलोमीटर, नागपुर और कोरबा के बीच चली थी ये। उसके अलावा डबल कंटेनर स्टेक ट्रेन पहली बार भारत में चली थी, इलेक्ट्रीफाइड थी ये। और कहाँ से कहाँ चली थी? पालमपुर और बोटाड़ के बीच में चली थी, ये आपको गुजरात में मिलेगा। और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये हुबली स्टेशन जो कि कर्नाटक में है। इसकी लंबाई है 1400 मीटर। और वैसे वर्तमान में अगर बात करेंगे, सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन में, जिसकी लंबाई है 1366 मीटर। तो ये भी आप याद रखना। और रेल मंत्री कौन है? हमारे पीयूष गोयल हैं। और अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है, तो फिर आंसर होगा जॉन मथाई। वैसे रेलवे बोर्ड के अभी चेयरमैन कौन है? वीके यादव हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार 2016 से 2018 तक में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो ये कितनी थी? तो आंसर होगा 113। तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार 2016 से लेकर 2018 तक में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो ये घट करके 113 रह गई है। इससे पहले यानी कि 2015 से लेकर 2017 तक में ये रेशो 122 था और उससे पहले ये 130 था। तो अभी घट करके 113 रह गया। और अगर परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो इसमें 7.4% की कमी आई है। अच्छा, MMR मतलब क्या होता है? मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। पहले तो आप ये समझो मातृ मृत्यु मतलब क्या हो गया। मतलब गर्भावस्था के दौरान या बच्चे को जन्म देने के दौरान महिला की मृत्यु हो जाना ही क्या कहलाता है? मातृ मृत्यु। अब रेशो और जोड़ देंगे तो रेशो मतलब 1 लाख बच्चों ने जन्म लिया तो उनके जन्म लेने पर कितनी माओं की मृत्यु हो गई, वो संख्या बताती है MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। अच्छा, सिंपल सा अगर मैं एक प्रश्न आपसे पूछ लूं क्या? चलो फिर बताओ, सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर ये किस राज्य की है? तो कई बार मैं आपको बता चुका हूं, मध्य प्रदेश की है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा गाइज, आप लोग डेली पढ़ाई करते होंगे, जो भी आपका टाइम टेबल हो गया, जो भी आपका स्केड्यूल बनाया होगा या जो भी आपका टारगेट होगा उसके हिसाब से आप पढ़ाई करते हो। और पढ़ाई करने के बीच बीच में आप रेस्ट भी लेते होंगे 2-5 मिनट का। तो आपका जो रेस्ट वाला टाइम है उस समय आप एक छोटा सा ऑडियो मैंने बनाया है, वो सुनिएगा। ये ऑडियो है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एनिमल्स। वैसे आपके सिलेबस से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए मैंने आपको बोला है जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तब आप इसको सुनना, आपको अच्छा लगेगा। मुश्किल से 3 मिनट का ऑडियो होगा ये। और हाँ, मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हो, जो टॉपिक वाइज ऑडियोज हमने स्टार्ट किए थे, बुक्स वगैरह तक लास्ट हो गया था, तो बाकी जो और भी टॉपिक्स है उनका लगभग मैंने मटेरियल कलेक्ट कर लिया है, सब तैयारी हो चुकी है और जल्दी आपको एक एक ऑडियो मिलना चालू हो जाएगा और सारे आपके पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। और हाँ, आज शाम को हम फिर मिल रहे हैं जुलाई मंथ के 3rd वाले वीक के 2nd वाले पार्ट के लिए, तो तैयार रहना शाम को भी। और ये ऑडियो भी आप सुन लेना, इसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी गुजरात के आनंद जिले में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। तो अब इस नई लेबोरेटरी में फसाई के जो भी नॉर्म्स हैं यानी कि जो भी उसके मानदंड हैं उसके अनुसार शहद का परीक्षण किया जाएगा, उसकी टेस्टिंग यहाँ पे की जाएगी। तो ये है भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला। याद रखना कहाँ पे? गुजरात में खुली है। अब गुजरात में खुली है तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल इसकी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और गुजरात के चीफ जस्टिस की बात करेंगे तो उनका नाम है विक्रमनाथ। इसके अलावा आपको याद होगा अभी गुजरात सरकार ने एट 1 क्लिक पहल शुरू की थी
और लॉकडाउन में बच्चों की मदद करने के लिए उम्बारे आंगनवाड़ी अभियान शुरू किया था। उसके अलावा सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन 2020 में गुजरात टॉप पे रहा था और अपने राज्य की पुलिस को टेसर गन देने वाला पहला राज्य भी बना था गुजरात। उसके अलावा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पहला रेलवे स्टेशन बना था सैनिटाइजिंग टनल इंस्टॉल करने वाला। अच्छा, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पर है? ये भी आपको मिलेगा गुजरात में। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में द पेंडेमिक सेंचुरी बुक को जारी किया गया है। आपको बताना है इसके लेखक कौन है, तो आंसर होगा मार्क हॉनिक्सबॉम। तो लेखक हैं ये मार्क हॉनिक्सबॉम और इन्होंने लिखी है ये बुक जिसका नाम है द पेंडेमिक सेंचुरी। बाकी फांग की बात करेंगे, ये चाइनीज लेखक हैं और इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम है वुहान डायरी। और काजुओ इशिगुरो की बात करेंगे, इन्होंने कौन सा नॉवेल लिखा है? क्लारा एंड द सन, लेकिन इसको अगले साल जारी किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। जेके रॉलिंग की बात करेंगे जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज लिखी है। अभी इन्होंने एक नई बुक लिखी थी जिसका नाम है द इकाबोग, तो ये नाम भी याद रखने हैं आपको। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किसने यूपीआई ऑटो पे फीचर लॉन्च किया है? तो आंसर होगा एनपीसीआई ने। तो इसने अभी यूपीआई ऑटो पे फीचर लॉन्च किया है। तो इस यूपीआई ऑटो पे फीचर की मदद से यूजर्स हर महीने ऑटोमेटिक पेमेंट कर सकेंगे। मतलब ये ऑटो पे फीचर उसी तरह से काम करता है जिस तरीके से आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पर कोई सामान खरीदने पर हर महीने आपके खाते से उसकी किस्त ऑटोमेटिक कट जाती है। तो यूपीआई ऑटो पे का इस्तेमाल आप मोबाइल रिचार्ज, म्यूचुअल फंड, लोन वगैरह में कर सकोगे। अगर आपकी पेमेंट 2000 रुपए से कम का है तो जो पेमेंट होगी वो ऑटोमेटिक कट जाएगी, पर अगर वो 2000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट है तो फिर आपको पिन डालना पड़ेगा। बात आपको समझ में आ गई ना? जैसे कि आप रेंट से रहते हो, आपको किराया देना है 1800 रुपए या मेस का आपको देना है 1800 रुपए, वो तो हर महीने देना है। तो इस ऑटो पे फीचर की मदद से वो हर महीने ऑटोमेटिक कटता जाएगा। लेकिन अगर आपका जैसे मेस का किराया है या मकान का किराया है 2200 रुपए, तो फिर वो ऑटोमेटिक नहीं कटेगा, आपको पिन डालना पड़ेगा। बाकी एनपीसीआई की बात करेंगे, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके एमडी सीईओ हैं दिलीप असबे और इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का नाम है विश्व मोहन महापात्रा। बढ़ते हैं आगे। फिर है अभी हाल ही में विश्व आईवीएफ दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 जुलाई को। तो हर साल 25 जुलाई को वर्ल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ये बांझपन के उपचार में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक के सार और महत्व का प्रतीक है। आपको याद होगा विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या है? लुइस ब्राउन। तो उनका जन्म इसी आईवीएफ टेक्निक से हुआ था। तो इस दिन को विश्व के पहले आईवीएफ बच्चे के जन्म के बाद विश्व आईवीएफ दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो कब मनाते हैं? सिंपल से याद रखो, 25 जुलाई को। अच्छा, 25 के बाद आता है 26 जुलाई और आपको याद होगा डेफिनेटली कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जुलाई को। और इस बार हमने 21वां कारगिल विजय दिवस मनाया। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता की याद में मनाया जाता है। ये बात है 26 जुलाई 1999 की। उस दिन भारत ने कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे से अपने क्षेत्र को फिर से हासिल किया था और पाकिस्तानियों को हमारे यहाँ से भगा दिया था। भागो यहाँ से। अब इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो जुलाई में कौन कौन से इम्पोर्टेंट डे मनाए हैं? वैसे ज्यादा नहीं होते हैं जुलाई में, लेकिन जितने भी मनाए मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, अगर याद है तो मेरे साथ साथ बोलना। देखो, 1 जुलाई को 3 डे मनाए थे, नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस और नेशनल चार्टेड अकाउंट्स डे। 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया। 4 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स यानी कि सहकारिता दिवस मनाया। और 11 जुलाई, ये जुलाई का सबसे इंपॉर्टेंट डे है, विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया। 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया यानी कि डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मनाया। 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे मनाया और 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया था। तो ये आपको याद रखने। बढ़ते हैं आगे। फिर है एस्ट्रोस मिशन, ये किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? तो आंसर होगा नासा के द्वारा। तो अभी नासा ने घोषणा की है कि उसने एस्ट्रोस नाम के मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है। अच्छा देखो, अर्थ की जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती है उनके बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो इसमें ये दूसरी वाली जो है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे हिंदी में समताप मंडल भी कहते हैं,
तो इसमें एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार के गुब्बारे पर टेलीस्कोप को भेजा जाएगा। इसे 2023 में अंटार्कटिका से लॉन्च किया जाएगा और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? विशालकाय सितारों की अनसुलझी पहेलियों और मिल्की वे गैलेक्सी में उनके गठन के बारे में उत्तर प्राप्त करना। और ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है जहाँ पे इस टेलीस्कोप को भेजेगा नासा, आपको वैसे याद होगा हवाई जहाज जो होते हैं वो भी इसी स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। अब बात नासा की है। नासा मतलब क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। आपको बताए डीआरडीओ की भी 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में। और इसके हेडक्वार्टर से हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि नासा अपने वॉशिंगटन डीसी का जो मुख्यालय है उसका नाम किसके नाम पे रखेगा? मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पे रखेगा। और इसके अध्यक्ष का नाम है जिम ब्रिडस्टीन। और नासा का मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अभी आपको याद होगा नासा ने वाइटल नाम से लो कॉस्ट वेंटिलेटर भी बनाए थे। उसके अलावा नासा ने पल्स नाम से 3D प्रिंटेड नेकलेस भी बनाया था संक्रमण से बचने के लिए। अच्छा, नासा का जो नया टेलीस्कोप है जिसका नाम है डब्ल्यू फर्स्ट, उसका नाम किसके नाम पे रखा है? नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पे रखा था। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में विश्व की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। तो अब ये एक्सॉन मोबिल को पछाड़ते हुए विश्व की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बन गई है, यानी कि सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी बन गई है। फर्स्ट नंबर पे कौन सी है? फर्स्ट नंबर पे सऊदी अरब की ऑयल कंपनी है अरामको। और मैं आपको बता दूं, रिलायंस अब हमने जैसा कि कहा 14 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप हो गया इसका, तो उसके साथ अब ये 46 नंबर की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। फर्स्ट नंबर पे तो वही है सऊदी अरब की अरामको। तो ये भी आप ध्यान रखना। वैसे ये वाली रैंकिंग तो चेंज होती रहेगी जैसे जैसे अब रिलायंस में इन्वेस्टमेंट आते जा रहे हैं, निवेश बढ़ता जा रहा है, तो इसकी मार्केट कैप बढ़ती जा रही है, तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पे चेंज होगी। तो ये कोई फिक्स नहीं है, ये तो आप अपडेटेड रहोगे तो चेंज आपको मिलती रहेगी। लेकिन ये प्रश्न वाला आप याद रखना, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान ऊर्जा कंपनी कौन सी बन गई है? तो रिलायंस। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घरों को पूरा होने का औसत समय कितने दिन का कर दिया गया है? तो आंसर होगा 114 दिन का। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो इसको गरीबों को घर देने के लिए लॉन्च किया गया था। इसको कब लॉन्च किया गया था? 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसका टारगेट क्या है? 2022 तक जिन लोगों के पास घर नहीं है उन्हें घर बना करके देना। तो पहले इसमें घरों को पूरा करने का जो औसत समय था वो 314 दिन था, पर अब इसको घटा करके 114 दिन कर दिया गया है। अच्छा, हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, यानी कि आवास व शहरी मामलों के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी है। इसके अलावा ये सिविल एविएशन मिनिस्टर यानी कि नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री भी है। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था किस भारतीय मूल की नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा कला नारायण स्वामी को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज एक बार जरा चेक कीजिए तो आपने इस वीडियो को लाइक तो कर दिया है ना? अगर आप इसे लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में या कम से कम एक स्टडी ग्रुप में तो इसे शेयर कर दीजिए। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।